नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है अर्जुन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारा जो है 7वां चैप्टर चल रहा है अभी। इससे पहले मैंने आपको 3 पार्ट करा दिया था, पार्ट 1, सेकंड और थर्ड। तो इसमें हम पार्ट 4 देखेंगे। चैप्टर हमारा वही है, 12 मासा। कवि जो है हमारे मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं दोनों। ठीक है, तो ये हमारा कविता हो जाता है और ये कवि हो जाता है। तो पार्ट 1 हो चुका है, पार्ट सेकंड हो गया है, पार्ट थर्ड भी हो गया। फोर्थ जो है ये ऐसा पार्ट है, यानी इसमें आप जो आपका चौथा काव्यांश है वो आप इसमें पढ़ोगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना पार्ट 4। और मैं आपको बता दूं, इस पार्ट 4 में हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, जो भी टॉपिक था और जो भी काव्यांश था सभी खत्म। और देखो, मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे YouTube चैनल पे आओगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। इसका मतलब यही होता है कि अगर मान लो आपको कोई वीडियो देखना हो, यानी मान लो अगर आपको न्यू कोर्स ज्वाइन करना है ज्योग्राफी का, तो अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो इस ज्योग्राफी सब्जेक्ट में जितने भी बुक हैं और उसके जितने भी चैप्टर हैं वो सभी आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, अगर ऐसे ही आपको हिस्ट्री का न्यू कोर्स ज्वाइन करना है तो आप इस पर क्लिक करोगे तो इस हिस्ट्री के जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी बुक है वो आपके सामने आ जाएंगे। पॉलिटिकल के, फिजिकल के, और थोड़ा स्क्रॉल करोगे ना तो आपका हिंदी का भी आ जाएगा। ठीक है, और वहाँ पे आपको एक काम करना है, आप यहाँ पे एक बटन देखोगे सब्सक्राइब का, इस पे आपको सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पे एक बेल आइकन का निशान आएगा, उसको प्रेस करना है। ये 2 काम आपको यहीं पे कर लेने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीडियो को आप यहीं पे पॉज करके हमारे चैनल पे जाके इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, इसका फायदा आपको ये होगा कि वीडियो का नोटिफिकेशन मैसेज आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा और आप न्यू कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आपका फायदा होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पे यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है और प्रोफाइल सेक्शन पे आपको एक लिंक मिलेगा हमारे यूट्यूब चैनल का, वहाँ पे आप मुझे फॉलो करना ना भूलें और कुछ भी आप मुझसे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हो। आगे चलते हैं। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया उसको ज्वाइन करें। ग्रुप का नाम जो है वो A.K NCERT स्टडी पॉइंट है। टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे तो ऊपर हमारा ग्रुप आ जाएगा, उसको आप जरूर ज्वाइन करें। देखो, जो हमारा चैप्टर चल रहा है इसका मैं आपको परिचय तो हर पार्ट में बता चुका हूँ। पार्ट 1 में बताया, सेकंड में बताया, थर्ड में बताया और फोर्थ में भी बता रहा हूँ। देखो, परिचय आपको समझना ही पड़ेगा। ठीक है, परिचय बिना समझे काम नहीं चलेगा। ठीक है, देखो, 12 मासा जो है कविता, ये मलिक मोहम्मद जायसी जी द्वारा रचित एक महाकाव्य था जिसका नाम था पद्मावत। वहीं से ये अंश लिया गया है और इसमें नागमती, ये जो आप पद्मावत बुक देख रहे हो, महाकाव्य देख रहे हो, इसमें भी नागमती का जो वियोग है, जो दुख है, जो वेदना है, उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। ठीक है, इस खंड में जो राजा रत्नसेन है, उनके वियोग में जो रानी नागमती है, उनका जो विरह है, उसकी व्यथा का वर्णन यहाँ पे किया गया है। ठीक है, इस पूरे अंश में साल के विभिन्न महीनों में जो नागमती की क्या दशा होती है, क्या स्थिति होती है, उसका यहाँ पे कहीं ना कहीं वर्णन किया गया है। ठीक है, 4 महीने की बात यहाँ पे करी गई है। तीनों पार्ट में मैंने आपको 3 महीने का करा दिया है। समझे या नहीं समझे तो आप ऐसे समझो। देखो, पहला आपका काव्यांश था, दूसरा था, तीसरा था, चौथा था। पहले काव्यांश में नवंबर नहीं, इसमें आपको सितंबर महीने का बताया गया था। दूसरे काव्यांश में अक्टूबर महीने में नागमती की क्या दशा होती है वो बताया गया है। तीसरे काव्यांश जो आपका तीसरा था, इसमें जो है नवंबर महीने में क्या दशा होती है नागमती का वो बताया गया है। और आपका आखिरी काव्यांश है चौथा, इसमें दिसंबर महीने में बताया गया है कि दिसंबर महीने में नागमती की क्या दशा होती है रतन सेन के वियोग में। 4 महीने का वर्णन इस अंश में लिया गया है। ठीक है, ये परिचय आप समझो, परिचय के बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये बैकग्राउंड है इस कविता का, ये समझना पड़ेगा। देखो, ये हमारा अगहन का हो चुका है, पूस का हो चुका है, माघ का हो चुका है और फागुन आ चुका है। दिसंबर का हम समझ लेते हैं, इसमें चैप्टर फटाफट हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप वीडियो को ध्यान से देखें, अच्छे से देखें ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो, यही हमारा पुस्तक है, महाकाव्य है, जिससे ये 4 महीने का अंश लिया गया है। ठीक है, अगर आपको ये पुस्तक के बारे में पूरी जानकारी लेनी है
तो आप इसके ऐसा गूगल पे सर्च करोगे या फिर यूट्यूब पे आप सर्च करोगे, मलिक मोहम्मद जायसी जी द्वारा जो है एक पद्मावत ग्रंथ लिखा गया था, या पद्मावत ग्रंथ बाय करके आप नाम लिख दोगे ना तो ये बुक आ जाएगा गूगल पे। ठीक है, देखो आपका अगला चौथा काव्यांश है, आखिरी काव्यांश है और बहुत ही इंपॉर्टेंट काव्यांश है। व्याख्या ज्यादातर यहीं से आता है। ठीक है, तो आप इसको समझें, मिड टर्म में आपको ये काव्यांश देखने को मिल सकता है। देखो, फागुन पवन झकोरो झकोरे बह चौगुन सीउ जाई कीमी साहा तन जस पियर पात भा मोरा विरह ना रहे पवन होई झोरा तरीवर झरे झरे बन ढाका भई अनपत फूल फर साखा करी नहा बनाफती किन्हा हुलासु मो कह भा जग दून उदासु फाग करही सब चाचरी जोरी मोही जिये लाई दिनही जसी होरी जो पै पियही जरत अस भावा जरत मरत मोही रस रोस न आवा राती हूँ देवस यह मन मोरे लागो कंत छार छेहू तोरे यह तन झारो झार के कहो कि पवन उड़ाऊ मकू ते ही मार्ग होई परो कंत धरे जह पाऊं। ठीक है, यह आपका चौथा काव्यांश है। तो इसका जो व्याख्या है वो देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखो, इसका जो प्रसंग होता है, संदर्भ जो होता है, संकेत आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, संदर्भ आपका ये है और बाकी प्रसंग मैं आपको बताऊं तो प्रसंग सेम है। प्रसंग जो होता है ना वो पूरे कविते को देखकर लिया जाता है। विशेष आपका चेंज हो सकता है क्योंकि काव्यांश चेंज है तो विषय कहीं ना कहीं विशेष जो है वो चेंज हो सकता है। क्या पता प्रथम काव्यांश में अनुप्रास अलंकार हो, दूसरा जो काव्यांश है उसमें उपमा अलंकार हो या मानवीकरण हो या रूपक हो। ठीक है, श्लेष अलंकार भी हो सकता है, लेकिन ये अवधि भाषा में लिखा गया है, श्लेष यहाँ पे कम देखने को मिलेगा। तो आगे चलते हैं। देखो, इसका व्याख्या आप समझ लो। ये जो मैं आपको व्याख्या बता रहा हूँ दिसंबर महीने का बता रहा हूँ। इस समय आपको पता होगा पूरा क्रूर एकदम ऐसा ठंड रहता है कि आप समझ नहीं सकते। बहुत ही ठंड रहता है, रात को बर्फ गिरते हैं, सुबह कोहरा रहता है, बाहर आप निकलोगे पूरा कोहरा रहता है दिसंबर के महीने में। तो इस महीने में नागमती की क्या दशा होती है राजा रत्नसेन के वियोग में, उसका वर्णन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देखो, नागमती जी कहती हैं कि जो फागुन के महीने में जब हवा चल रहा है या चलता है, जब बहुत तेजी से हवा बहती है तो ऐसा लगता है कि हवा के झोंके से ठंडे से होने वाला जो कष्ट है वो भी बढ़ता जा रहा है। जैसे हवा बढ़ता है वैसे जो नागमती जी का जो कष्ट है वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। हवा, यहाँ आप समझ लो, यहाँ पे जो दुख है उसको उदाहरण के माध्यम से बताया जा रहा है। ठीक है, हर चीज को कल्पना के माध्यम से बताया जा रहा है कि ये हो रहा है इस माध्यम से समझो, ये हो रहा है इस माध्यम से समझो। तो ये जो है ना उदाहरण और चित्रात्मक हो जाता है। उदाहरण हम तभी देते हैं जब उस चीज का एक तरह से कल्पना करें, समझे, ठीक है, दृश्य बने। तो देखो, जो कष्ट है, ठंड जो है जैसे बढ़ता है वो असहनीय हो जाता है ठंड। नागमती कहती है कि जो उसका शरीर है वो विरह वेदना के कारण, दुख के कारण पीले पत्ते की तरह पीला पड़ गया है। यानी जो शरीर है नागमती का वो एकदम पीला पड़ गया है, ये यहाँ बताया जा रहा है। जिस तरह तेज हवाओं के कारण जो पेड़ हैं उसके जो पीले पीले पत्ते होते हैं वो हिलते रहते हैं, बहुत ही हिलते होंगे, थोड़ा तो हिलता होगा, वैसे ही उसी प्रकार जो उसका शरीर है वो विरह के कारण कांप रहा है। ठीक है, नागमती कहती है कि जो पतझड़ के बाद पेड़ों में जो नई नई कोफलें आती हैं और नए नए जो पत्ते और फल आते हैं और सभी पेड़ आनंद में झूमते दिखाई देते हैं, ठीक उसी तरह लेकिन जो नागमती का जो मन है वह यह सब पसंद नहीं करता और यह सब उसके जो दुख है और उसका जो उदासी है उसको एक तरह से दुगना कर देता है। ये जो हवा चलता है, बर्फ गिरते हैं,
ये जो नागमती का दुख है उसको कहीं ना कहीं डबल कर देता है, ठीक है, बढ़ा देता है। तो इसका यहाँ पे बताया गया है। देखो आगे आगे समझो आप, आगे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। देखो गांव में सभी स्त्रियां मिलकर और झूलकर नाचती गाती हैं एवं होली का उत्सव जब भी आता है तो ये लोग ऐसे मानते हैं कि जो नागमती को ऐसा लगता है, मतलब ये लोग जब होली खेलते हैं तो नागमती को ऐसा लगता है कि जो ये होली है वो आग, होली का जो आग है एकदम आग जैसा ऐसा लग रहा है और हृदय में जल रही है, ये बताया गया यहाँ पर। जो उसके तन और मन को, मन मतलब मस्तिष्क, तन मतलब शरीर, ठीक है, तन मतलब शरीर मान लो, मन मतलब यानी दिमाग के अंदर की चीज भी जला रही है, ठीक है। अभी भी इस अंतिम समय में जो मेरा प्रिय है, जो राजा रत्न सेन है, वो वापस ना, एक तरह से वापस आ जाए और इस समय में जो मरनासन है, जो अवस्था है, इसमें एक तरह से इसमें आप ऐसे समझ सकते हो कि जो ये अवस्था है इसमें, लेकिन परंतु ये जो नागमती है वो यह कहती है कि ये जो समय है इसमें मुझे इस विरह अग्नि में इतना एक तरह इसमें इतना वेदना, इतना दुख है कि उसके जलने का भाव, ठीक है, उसका कलेश वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि उसके जो दर्शन है वो धन्य हो जाए, एक तरह से अगर वो आ जाएंगे तो उनका दर्शन देख कर ये धन्य धन्य हो जाएगी। कौन? नागमती। रात दिन मैं अपने मन में सोचती हूँ कि मेरा यह शरीर किसी भी प्रकार से मेरे प्रिय के काम आ जाए, ऐसा नागमती सोचती है, ठीक है। नागमती पवन से अनुरोध करती है कि जो मेरा शरीर है वो इस राख को एक तरह से उराग कर या फिर उखाड़ कर मेरे प्रिय के मार्ग में बिछा दे, ताकि जो राख है वो चलने से भी मुझे उनके चरणों का स्पर्श अनुभव हो, ठीक है। ये इस काव्यांश में बताया जा रहा है। महीना आप ध्यान रखना, महीना जो है वो दिसंबर का चल रहा है। महीने वाइज आप समझोगे तो व्याख्या बहुत ही इजी है, वैसे मुश्किल नहीं है, इसमें कष्ट बताया गया है, ठीक है। देखो ये हमारा जो काव्यांश है यह यहाँ, ये जो है यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम इसके विशेष को देख लेते हैं। विशेष तो इस काव्यांश में जो रानी नागमती है उसकी वेदना का वर्णन यहाँ पे किया गया है। इस काव्यांश की भाषा अवधी है। इस काव्यांश की जो शैली है वो इसमें जो है उदाहरण और चित्रात्मक है, ठीक है। इस काव्यांश में वियोग रस है। इस कविता की जो भाषा है वो काव्यात्मक, लयात्मक और भावानुरूप है। इस कविता में जो है संजीवता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर जो हमारा है पार्ट 1 वो हमारा समाप्त हो गया था, सेकंड हो गया था, थर्ड हो गया था और ये फोर्थ। यहाँ पे पार्ट 4 हमारा पूरा समाप्त हो चुका है, ठीक है। इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है 12 महासा, ये भी यहाँ पे पूरा समाप्त हो जाता है। आशा करता हूँ आपको हमारे चैनल से बहुत मदद मिला होगा, ठीक है, फायदा हुआ होगा, चैप्टर आसानी से समझ में आया होगा। हमने बहुत प्रयास किया आपको चैप्टर समझाने का, ठीक है। अगर आपको चैप्टर समझ में आ गया